स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मैनेजमेंट के सभी सदस्यों का, सभी चैनल पार्टनर्स, सभी डीलर बंधुओं का, सभी ग्राहकों का एवं सभी कर्मचारियों का। दोस्तों, आपका और जेके लक्ष्मी सीमेंट का सालों से एक मजबूत रिश्ता रहा है, या कहना चाहिए कि हम सभी का आपस में वर्षों से एक बहुत मजबूत रिश्ता रहा है। हमारी हमेशा से मनोकामना रही है कि हमारा परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे। कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने संबंधी विषय पर जानकारी देने के लिए आज प्रस्तुत है जेके लक्ष्मी सीमेंट संवाद, चाइल्ड केयर इन कोविड टाइम्स। इससे पहले कि उस प्रख्यात व्यक्तित्व को हम आमंत्रित करें जो हमें तमाम जरूरी जानकारियां देने वाली हैं, हम सारी मैनेजमेंट के कुछ खास सारी मैनेजमेंट का स्वागत करते हैं और कुछ खास सदस्य जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका एक बहुत ही विशेष स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं श्री अरुण कुमार शुक्ला जी। बहुत-बहुत अभिनंदन। A leader known for turning around businesses in a complex and competitive business environment. A civil engineer by profession, with a career spanning more than 25 years in multiple functions and businesses at leadership positions in companies. Few of his qualities are delivering marketing excellence, maintaining and building strong relationships with channel partners and the distribution network. A very, very warm welcome to you, sir. इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अभिनंदन करना चाहते हैं श्री श्रीवत्स सिंघानिया जी का। Executive Director, Srivatsa Singhania. A very, very warm welcome to you, sir. With more than 11 years of experience and armed with an extensive training at different positions and levels, he has joined our family to share his ideas and vision with all of us. Welcoming the and dynamic Shri Srivatsa Singhania. A very, very warm welcome. आगे बढ़ते हुए हम स्वागत कर डॉक्टर शैलेंद्र चौकसे का। कहते हैं कि सफर चाहे हजारों मील लंबा ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी शुरुआत सदा एक छोटे से कदम के साथ होती है। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार में। Dr. Shailendra Chokse, whole-time director, with over 4 decades of corporate experience. Over 3 decades have been spent by Dr. Shailendra with JK Lakshmi Cement. A PhD in management, he is an authority in cement industry, a guiding light for the company, man behind all major achievements of the company, father figure of JK Lakshmi Parivar. He has been former president of Cement Manufacturers Association. He has been the recipient of many coveted and prestigious business awards. बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर शैलेंद्र चौकसे का। Last but not the least, it is said when thoughts, emotions and feelings are in harmony, dreams become a reality. We welcome Srimati Vinita Singhania. Srimati Vinita Singhania is a businesswoman and an industrialist. With over 4 decades of working in different industries, she brings to JK Lakshmi a rich and diversified business experience. JK Lakshmi has also expanded its product portfolio under her direction, which have further added to the company's growth. She was named Woman of the Year by Uday India, Construction Woman of the Year 2016 by Construction Times, and Most Powerful Woman of the Year by India Today Group. A very, very warm welcome to Srimati Vinita Singhania. दोस्तों, बारी आती है उस शख्सियत के बारे में बात करने की, जिनको कि सुनने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां हो चुकी हैं लोगों को, घर बैठे बैठे न्यूज़ देखते देखते काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में और क्लैरिटी हम लेना चाहते हैं, लेकिन शायद राइट सोर्सेज हमारे पास नहीं है।
तो ऐसे में जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की जो कि सीधे सीधे हमसे बात कर सके और हमको बता सके कि क्या सही और क्या गलत है, क्या अफवाह है और क्या रियलिटी है। सो ये फैक्ट्स एंड फिक्शन का जो सारा मुझे लगता है कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हमारे साथ आज मौजूद है। दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट संवाद में, जहां पर चाइल्ड केयर इन कोविड टाइम्स हमारा आज का सब्जेक्ट है, इस विषय पर एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ उस एक्सपर्ट के बारे में। डॉक्टर जूही चौकसे इज हियर विद अस, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जूही आपका। डियर फ्रेंड्स, today we have with us an eminent pediatrician who will be sharing her thoughts, her views, her ideas with us on how to keep our kids safe during these challenging times. हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए आ गई हैं डॉक्टर जूही, विभिन्न सावधानियों से अवगत कराने के लिए, जो खास तौर पर बच्चों को वर्तमान में फैली भीषण महामारी से बचाने में हमारी मदद करेंगी। हमारे बीच हैं डॉक्टर जूही, जो कि सहयोगी सलाहकार, एसोसिएट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं मधुकर रेनबो हॉस्पिटल नई दिल्ली में। पिछले 1 वर्ष से सीधे सीधे कोविड मरीजों की सेवा में कार्यरत हैं डॉक्टर जूही। 3 साल बतौर सीनियर रेजिडेंट चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। बाल स्वास्थ्य और देखभाल में 8 वर्षों का तजुर्बा है इन्हें, और पीडियाट्रिक आईसीयू एवं नियोनेट आईसीयू में भी बहुत अनुभव है इन्हें। पेशे से हटकर अगर बात करें तो मैसूर एवं तंजौर पेंटिंग की ये आर्टिस्ट भी हैं, यानी कि चित्रकला भी बहुत अच्छे से करती हैं, उसकी भी एक्सपर्ट है, एवं मैराथन रनर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जूही आपका। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। आप हमारे बीच आज आई, जेके लक्ष्मी सीमेंट परिवार का एक हिस्सा बनकर आई हैं और बहुत सारी आज आपसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में जहां पर महामारी चारों तरफ फैली हुई है, हम बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और खास तौर पर क्योंकि न्यूज सब लोग देखते हैं तो ज्यादा डरे हुए हैं। डॉक्टर जूही, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपकी प्रेजेंटेशन, आपके तमाम विचार, तमाम वो अनुभव हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पिछले 1 वर्ष से फ्रंट लाइन वर्कर रही हैं और अभी भी आप कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो आइए क्यों ना हम शुरुआत करें। डॉक्टर जूही, आपकी परमिशन के साथ मैं अपने दर्शकों से ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके अगर मन में है, तो पोस्ट कमेंट सेक्शन, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पोस्ट कमेंट सेक्शन, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके मन में है आप उसे लिखें, और जब डॉक्टर जूही की प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, जब वो कंक्लूड कर लेंगी, उसके बाद हम आपसे बहुत सारी बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपके हम एड्रेस करवाएंगे, और डॉक्टर जूही जितना भी संभव होगा उन सवालों के जवाब देंगी। डॉक्टर जूही। So thank you Juhi for the warm introduction. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जेके लक्ष्मी टीम को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मेरी फेवरेट टॉपिक पे बात करने के लिए। जब मुझे श्री मिस्टर सुनील अग्रवाल का फोन आया कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैंने सबसे पहले अपने डैड श्री शैलेंद्र चौकसे जी से पूछा कि ऐसा क्यों, आप तो किसी भी, जितनी बड़ी आपकी कंपनी है, आप तो किसी भी डॉक्टर को बोल सकते हैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए, पर आपने ऐसे मुझे कैसे चुना। तो मुझे डैड ने बोला कि पहले तो मुझे पता नहीं है कि सुनील अग्रवाल जी ने आपको फोन किया है, पर अगर आपको फोन किया है तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप सिर्फ डॉक्टर नहीं है, आप एक माँ भी हैं छोटे बच्चे की, तो आपकी जो सलाह होगी वो एक्सपीरियंस्ड सलाह होगी। और दूसरा ये कि जो आप तो जानते हैं विनीता जी को, जो हमारे डीलर्स हैं वो सिर्फ उनसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, वो फैमिली की तरह हमसे जुड़े हुए हैं। और जब एक फैमिली का पर्सन कोई डिस्कशन करता है तो उसका जो आंसर निकलता है वो बहुत फ्रूटफुल होता है। तो यही वजह है जिसको जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे को एक इस बड़े जेके लक्ष्मी फैमिली का हिस्सा मान के चुना गया है। लेट्स गो टू द स्लाइड प्रेजेंटेशन। Child care in COVID times.
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज सेकेंड वेव ने एक अनप्रिपेयर्डनेस थी, एक कियोस दिया है, बहुत सारा कंफ्यूजन दिया है, नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, नंबर ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन बहुत ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं था, हम भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इस वेव के लिए। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत अहम हो गया है, चाइल्ड केयर इन कोविड टाइम्स। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आप तक पहुंचाने हैं, मैंने इन 4 क्वेश्चंस में उन्हें कैटेगराइज करा गया है ताकि से मैं अब जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर सकूं उतना कर पाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन कोरोना वायरस डू टू माय चाइल्ड? एक कोरोना वायरस मेरे बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? दूसरा है, वो कैसे होता है, वो मेरे बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, मैं अपने बच्चे का इससे बचाव कैसे करूं, हाउ टू कीप माई चाइल्ड सेफ, एंड फोर्थली केयर ऑफ मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ माई चाइल्ड। पैंडेमिक ने सिर्फ हमें हेल्थ वाइज अफेक्ट नहीं किया है, काफी मेंटल सोशल केसेस भी बच्चों में सामने आए हैं, डिप्रेशन के केसेस, चाइल्ड अब्यूज के केसेस। तो कहीं ना कहीं सोशल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो इस पे भी मैं चर्चा करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट कैन कोरोना वायरस डू टू माई चाइल्ड? या फिर कोरोना वायरस के क्या लक्षण हो सकते हैं? लक्षणों में बैक टू द अर्लियर स्लाइड प्लीज। यस। तो कोरोना वायरस में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? सबसे पहले तेज बुखार, खांसी, जुकाम, नाक बंद होना, गले में दर्द होना, पेट में दर्द होना, अचानक दस्त शुरू हो जाना, या फिर बच्चे का खाना पीना छोड़ देना और बच्चा लस्त पर जाना या एक्टिविटी अपनी कम कर ले। ये कोरोना की साइंस हैं। अगर आपके बच्चे में ये साइंस दिखते हैं तो तुरंत ही किसी लैब में जाके अपने बच्चे की आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कराएं। जो कोविड-19 इन चिल्ड्रन है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो इन सारी गंभीर बातों में अच्छी बात ये है कि 90% बच्चों में माइल्ड या फिर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ही होता है, बाकी 10% बच्चों में मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन होता है और उनमें से 1% बच्चों को आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका बच्चा कोविड से प्रभावित हो गया है और कोविड पॉजिटिव हो गया है तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि जितना आप घबराएंगे उतना एक्सट्रीम इलाज आप कर सकते हैं या आप बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है मॉनिटरिंग। जो 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं यानी कि थर्मामीटर और SpO2 मॉनिटर, अब वो सिर्फ डॉक्टर की ओपीडी तक सीमित नहीं है, वो घर घर में पहुंच गए हैं। हर घर में एक व्यक्ति को टेम्परेचर लेना, SpO2 मॉनिटर करना आना चाहिए। तो अगर आपके बच्चा कोविड प्रभावित है तो हर 4 से 6 घंटे में उसकी SpO2, हार्ट रेट और टेम्परेचर मॉनिटर करें। और बेहतर होगा कि आप इसे डॉक्यूमेंट करें, यानी कि आप इसे याद ना करके एक पेपर पे लिखें। डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे फायदे हैं। डॉक्यूमेंटेशन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को कितना स्पाइक को फीवर आया और उसको कितनी बार एक दिन में स्पाइक आया, क्या ये स्पाइक बढ़ती दिन के हिसाब से बढ़ रहा है, क्या मेरे बच्चे में सैचुरेशन बढ़ती दिनों के हिसाब से कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लीजिए अगर आपके बच्चे को कोविड माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी नर्सिंग केयर अब आपको करनी है। लेकिन ऐसे क्या डेंजर साइंस यानी कि रेड फ्लैग साइंस है जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनके होते हुए आपके बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है? वो डेंजर साइंस है फास्ट ब्रीदिंग, सांस तेज चलना, हाफी होना, बच्चा थोड़ा खेलता है तो एकदम थक जाना, या फिर उसका SpO2 95% से कम होना, उसको तेज बुखार होना लगातार 3 दिन से ज्यादा। तेज बुखार की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो एक कंटिन्यूअस फीवर जो बुखार की दवा से भी नहीं उतर रहा है और वो 100 से ऊपर है, 101, 102 या 103।
आपका बच्चा बिल्कुल ही लस्त पड़ जाए, आपसे बात ना करे और बिल्कुल किसी बात का जवाब ना दे, ये अपने आप में एक गंभीर साइन है। बच्चा खाना खाना बंद कर दे। जब कोई भी बीमारी होती है तो बच्चा वैसे भी मील्स कम लेता है, लेकिन अगर बच्चा आपका 18 घंटे या 24 घंटे से कुछ भी नहीं खा रहा है तो ये अपने आप में एक गंभीर साइन है। तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराएं। बच्चों में एंटीवायरल जैसे कि जो अडल्ट्स में रेकमेंड करी जाती है, फैवी फ्लू, कुछ एंटीबैक्टीरियल जैसे आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, इन सब का रोल बड़ों में देखा गया है। बच्चों में ऐसी कोई भी दवा रेकमेंडेड नहीं है। अगर बच्चों में सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रेकमेंडेड है, अगर आपके बच्चे को बुखार है तो उसे सिर्फ बुखार की दवा चाहिए, जो कि होती है क्रोसिन, जो ओवर द काउंटर इजीली मिल जाती है। इसकी डोज है 10 to 15 mg पर केजी पर डोज। अगर आपके बच्चे की नाक बंद है तो उसको नेजल ड्रॉप्स दे सकते हैं, या उसको सर्दी खांसी है तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे। अपने आप से बड़ी गंभीर दवाइयां जैसे कि स्टीरॉइड्स, फैबी फ्लू, ये खुद से शुरू ना करें, क्योंकि इनके फायदे से ज्यादा बच्चों में नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन डज इट हैपन? कोरोना वायरस मेरे बच्चे को कब हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, अनसेफ प्रैक्टिसेस से, या फिर आपके घर में कोई पॉजिटिव है, वो भी अनसेफ प्रैक्टिस का ही नतीजा है। अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बताऊं कि कैसे आपके बच्चे को कोरोना हो सकता है, तो आप ये जैसे फिगर देख रहे हैं, तो राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, थैंक यू। एक बंदा, एक आदमी जिसने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया, उसने एनवायरनमेंट में खांस दिया या छींक दिया या अपने एरोसोल्स रिलीज कर दिए, जैसे कि हम एक फिगर देख रहे हैं। तो ये जो एरोसोल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। जो बड़े एरोसोल्स हैं वो अपनी वजन की वजह से सरफेस पे बैठ जाते हैं, वो सरफेस को इन्फेक्ट करते हैं, और जो छोटे छोटे एरोसोल्स हैं वो हवा में घूमते हैं, वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ और अगर मेरे को कोरोना वायरस है और मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाऊं और मैं इस रूम में छींक दूं, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो इस कंप्यूटर के कीबोर्ड पे बैठ जाएंगे, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस कमरे में, जो कि मैं मान रही हूँ इस समय वेंटिलेटेड नहीं है, हवा में घूमेंगे। अगर मेरा बच्चा इस कमरे में अभी आ जाता है तो उसको दो तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो एयरबॉर्न, वो जो हवा में ड्रॉपलेट्स है उसको ले ले अपने अंदर, या दूसरा तरीका है कि वो मेरे पास आके बोले मम्मी आप कुछ चलाइए इस कंप्यूटर पे, और वो कीबोर्ड टच कर दे, और वो कीबोर्ड टच करके अपना हैंड डायरेक्ट अपने नोज या माउथ के पास ले जाए, उससे उसे डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे होता है। एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, क्या ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न है? क्या इस देश में कोरोना वायरस एयरबॉर्न हो गया है? ये बहुत ही मीडिया में फैलाई हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि एयरबॉर्न हम तभी कहते हैं जब हवा में इन्फेक्शन फैल जाए, क्योंकि सेकेंड वेव ने इतने सारे लोगों को इफेक्ट किया है कि जब हम पहले एनवायरनमेंट में जाते थे तो कम लोग इफेक्ट होते थे, तो हमें होने के चांसेस कम थे, पर हमें नहीं पता कि कितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोग आपके एनवायरनमेंट में इफेक्टेड होंगे उतने ज्यादा फाइन ड्रॉपलेट्स एयर में घूमेंगे। तो जैसे कि बात करें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सुपरमार्केट, राशन की दुकान, हॉस्पिटल्स, ये सारी डेंसली जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, इनमें इंफेक्शन इज एयरबोर्न। आपके घर के अंदर इंफेक्शन इज नॉट एयरबोर्न अनलेस आपका बबल ब्रीच हुआ हो। नेक्स्ट, हाउ टू कीप माई चाइल्ड सेफ? ये शायद हम 15 महीने से, जब से ये इन्फेक्शन आया है तब से डॉक्टर्स दोहरा रहे हैं कि मास्क पहनिए, मास्क पहनाइए, हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और बच्चे को एक सेफ बबल में रखिए। अगर मैं मास्क की बात करूं
तो मास्क नोज और माउथ दोनों कवर करना चाहिए। अगर आप सिर्फ माउथ को कवर कर रहे हैं तो बिलीव मी आप मास्क नहीं पहने हैं। 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनाना बहुत मुश्किल है, प्लीज ट्राई भी ना करिए, क्योंकि अक्सर आप असफल रहेंगे। आप बच्चे को रुला भी सकते हैं जबरदस्ती मास्क पहनाने के लिए। तो आप पूछेंगे कि कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करें। अगर घर में 3 अडल्ट हैं और एक बच्चा है और वो 3 अडल्ट मास्क पहने हैं तो बच्चा अपने आप प्रोटेक्टेड रहेगा। आप 2 साल से बड़े बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं फेस शील्ड पहनना और मास्क पहनना। क्या हमें घर के अंदर मास्क पहनना चाहिए? अगर आपने अपना बबल सेफ रखा हुआ है, आपके घर में किसी को इन्फेक्शन नहीं है, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, और अगर जा भी रहा है तो वो प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहा है, तो हमें घर के अंदर मास्क पहनने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तभी सफल है अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बाहर अप्लाई कर रहे हैं। हैंड वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर 2 से 3 घंटे में अपने बच्चे को हैंड वॉश कराएं। बिलीव मी, हैंड वॉश सैनिटाइजर से ज्यादा बेहतर है। सैनिटाइजर तब यूज करें जब आप हैंड वॉश नहीं कर पाएंगे। हैंड वॉश के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो 6 स्टेप हर बार फॉलो करना मुश्किल है। लेकिन आपको मैं बता दूं तो अहम बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस इन जगहों पे छुप सकता है, ये उंगलियों के बीच की जगह और हमारे नाखूनों पे। तो हर बार हाथ धोएं तो ये प्रोसेस जरूर करें। जो ही आप रिपीट करेंगे जब हम एंड में, ताकि से हम अपने सारे ऑडियंस को दोबारा से ये बात बता सके कि हाथ कैसे धोना है। और नाखूनों को ऐसे रब करके ये 2 स्टेप जरूर करें। 6 फीट की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें जब भी आप बाहर जाएं, और अपने घर के बबल को ब्रीच ना होने दें। घर में किसी अनजान व्यक्ति को जिसका कोविड स्टेटस नहीं पता है, या वैसे भी किसी अनजान व्यक्ति को घर में अंदर ना आने दे। अनजान का मतलब मेरा ये है कि जान पहचान का भी हो पर उसका कोविड स्टेटस आपको नहीं मालूम है, तो प्लीज उसे अपने बच्चे के आसपास ना आने दे। ये हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड हो, और वो आपके बबल को, आपके घर के सेफ एनवायरनमेंट को ब्रीच कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। और कैसे हम अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? उसे हेल्दी खाना खिला के, हेल्दी खाना जो हम कहते हैं बैलेंस डाइट, उसका क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए? बैलेंस डाइट का मतलब है कि सीरियल्स यानी कि रोटी एंड चावल वो कम से कम 80 से 100% होना चाहिए। 40 से 50% फ्रूट वेजिटेबल्स होनी चाहिए। 20 से 30% हमारे खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि पनीर दही होना चाहिए, और 4 से 6% होना चाहिए फैट्स एंड शुगर। घर में बना हुआ फ्रेश खाना ही बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पोषण देने वाला है, सबसे ज्यादा सेफ है। जंक फूड प्लीज अवॉइड करें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस है, अब आप बहुत सारे जंक फूड घर पे ही बना सकते हैं, जैसे कि पिज्जा, जैसे कि आइसक्रीम, ये सब घर पे भी बनी जा सकती है। एडिटेड फूड्स बच्चों में बिल्कुल भी वैसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। ये सब कोरोना से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल इम्यूनिटी की बात है। अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम, तो क्या मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है? क्या मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है? तो स्टडीज देखी गई हैं, और ये जाना गया है कि विटामिन डी, सी, जिंक एंड कैल्शियम दे वर्क एज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर। They help in natural immunity development. They help in respiratory epithelium regeneration. तो इन सब इसीलिए हमें कोरोना की प्रोफाइलैक्सिस यानी कि उसकी प्रिवेंशन के लिए एक ठोस इम्यूनिटी ऑलरेडी चाहिए। तो इसीलिए इनको हाई डोजेस में बिफोर कोरोना अगर देंगे तो ये इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट, रूटीन वैक्सीनेशन। हमारी मेडिकल फ्रैटर्निटी में
बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू जिन पे जीत हासिल करी है, जैसे कि मीजल्स, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की सीवियर फॉर्म्स, जैसे कि टाइफॉइड, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। इन सब इन सब पे हमने अभी तक सेफ्टी हासिल करी हुई है बिकॉज ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन। प्लीज, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, अपना रूटीन वैक्सीनेशन बच्चे का मिस ना करें, ये भी बहुत जरूरी है। ये वैक्सीनेशन आप अगर नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप इन बीमारियों को बढ़ावा देंगे दोबारा से सर्कुलेशन में आने के लिए। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को वैक्सीन कराने जाऊंगी और उस हॉस्पिटल में ये कहीं मैं कोरोना घर के अंदर ना ले आऊं, तो बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए और अपॉइंटमेंट लेकर 15-20 मिनट के एक्सपोजर में आप वैक्सीन लगवा के आ जाइए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको कोविड हो गया है और क्या उनमें रूटीन वैक्सीनेशन कब लगाएं, कैसे लगवाएं। तो अगर बच्चे को कोरोना हो गया है तो जिस दिन से वो एसिम्टोमेटिक हुआ है उस दिन से 14 दिन तक, 14 दिन के बाद तक आप वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे का ऑनसेट एक दिन हुआ है और अगले 14 दिन तक उसको सिम्टम्स हैं, या अगले 10 दिन तक उसको सिम्टम्स है, तो 10 दिन के बाद से 14 दिन गिनकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर एक बच्चा आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो गया है लेकिन वो माइल्ड है और उसको क्योंकि एक्सपोजर हुआ था इसीलिए वो पॉजिटिव हुआ है, तो ऐसे में आप 4 हफ्ते गिनकर रूटीन वैक्सीनेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को कोविड, ये बच्चों में अभी कोविड वैक्सीनेशन आई नहीं है, लेकिन अडल्ट के लिए मैं बता रही हूँ कि जो प्रेजेंट रिकमेंडेड गाइडलाइंस है, अगर अडल्ट को कोविड हो गया है तो 3 मंथ्स बाद ही वो अगला कोविड वैक्सीन लें। नेक्स्ट, प्रिवेंशन का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सिर्फ इस देश के सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, वैक्सीनेशन हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। वैक्सीनेशन से आप एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर थर्ड वेव से बचना है, अगर थर्ड वेव की सिवियरिटी से बचना है, तो वैक्सीनेशन ही आंसर है। हमारे देश में 2 टाइप की वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन जो कि एक इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, और दूसरी है कोविशील्ड जो कि वायरल वेक्टर वैक्सीन है। दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ही इफेक्टिव है। वैक्सीन क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करती है, तो उससे थोड़े बहुत सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे बुखार, सर्दी, जुकाम, उनको दवाइयों से बिल्कुल निपटा जा सकता है। प्लीज वैक्सीनेशन से डरिए मत, खुद भी वैक्सीन लगवाइए, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करिए कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। नेक्स्ट, हर्ड इम्यूनिटी वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी आपको हर्ड इम्यूनिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आप जैसे देख सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला फिगर है उसमें एक आदमी बीच में है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं आजमा रहा है, और उसने वो क्षमता रख रहा है अपने आसपास के कम से कम 7-8 लोगों को इन्फेक्ट करने की। लेकिन अगर ये 7-8 लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए तो आप देख सकते हैं अगले फिगर में कि वो 7-8 लोग तो वैक्सीनेटेड है, प्रोटेक्टेड है, वो सिर्फ एक को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो 7-8 लोग इस डिजीज के स्प्रेड को भी रोक रहे हैं। सो व्हेन इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड, इट इज हार्डर फॉर डिजीज टू स्प्रेड। हर्ड इम्यूनिटी एक रिजल्ट है, वो कोई मेजर नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितनी % ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि हर्ड इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट आ गई है, तो ये अभी बताना मुश्किल है। पर जैसे पहले के एंडेमिक्स देखे गए हैं, मीजल्स जैसी बीमारी में जब 95% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेट किया तो 5% जो बची हुई पॉपुलेशन है वो सेल्फ इम्यून हो गई हर्ड इम्यूनिटी से। ऐसे ही पोलियो वायरस 80% लोगों को जब इम्यूनाइज किया गया तो 20% पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो गई थ्रू हर्ड इम्यूनिटी। तो ये मान के चलिए कि कम से कम लगभग 80 या 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा हर्ड इम्यूनिटी आने के लिए।
इसीलिए अगर थर्ड वेव से बचना है तो हमें जल्द ही अपने आप को वैक्सीन जितनी जल्दी, जितना समय और जितना जिस तरीके से आप रजिस्टर करा सकते हैं कराइए। वन सेकेंड, मैं कोविड वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन के बारे में एक बात करना चाहूंगी। कोई भी वैक्सीनेशन ट्रायल्स जब शुरू होती है, ये बीमारी कोविड-19 सिर्फ 15 महीने पुरानी बीमारी है और काफी नई है अगर हम बाकी बीमारियों के से मुकाबला करें तो जब वैक्सीनेशन ट्रायल शुरू होती है तो वो यूजुअली इम्यूनो कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन में ट्रायल्स किए जाते हैं, यानी कि जिनकी एज कम हो, जिनको कोमॉर्बिडिटी ना हो और हाई रिस्क जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग विमेन और बच्चे, इनमें वैक्सीन ट्रायल्स नहीं करी जाती शुरुआत में। इसीलिए हमारे पास अभी रिजल्ट नहीं है। बट खुशी की बात यह है कि बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारी कंपनीज ने, फाइजर, बायोएनटेक, ये 2 कंपनीज है जिन्होंने अपनी वैक्सीन इन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं फॉर वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन। उनका रिजल्ट दिसंबर से जनवरी तक आने की उम्मीद है, पर तब तक हमें अडल्ट वैक्सीनेशन को रोबस्ट रखना है और सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What to do when someone is positive in my house? बहुत बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत सारे सिनेरियोस आजकल देखे गए हैं। अगर आपके घर में कोई अडल्ट पॉजिटिव होता है तो उसे इमीडिएटली आइसोलेट कर दी, नजदीकी लैब में जाकर उसकी RT-PCR टेस्टिंग कराएं। RT-PCR इज a gold standard testing for COVID-19. CBNAT, TrueNAT भी कुछ टेस्टिंग शुरू हुई है। उनमें और RT-PCR में बस इतना फर्क है कि इनके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, RT-PCR के रिजल्ट 1 दिन बाद आते हैं, पर उनके रिजल्ट सेम ही रहते हैं। दूसरा ये है कि अब मैं अपने बच्चे का टेस्ट कब कराऊं? अगर आपके घर में कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कोई कैंसर की दवा लेना या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक हार्ट डिजीज का कोई बच्चा है, तो उसका टेस्ट तुरंत ही कराएं। तुरंत ही उसको टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन आपके घर में या फिर आपके घर में अगर 50 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग है तो उसका भी टेस्ट आप इमीडिएटली करा सकते हैं। लेकिन बाकी जो 50 साल से कम इम्यूनो कॉम्पिटेंट, यानी कि नॉर्मल इम्यूनिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं, तो आप सिम्टम आने का वेट कर सकते हैं टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो कि इसका होता है 2 से 14 दिन, उसमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और रिजल्ट पॉजिटिव आपका तभी आता है जब आपके नेजोफैरिंग्स, जब आपके जो एरिया में जहाँ पे रिसाइड करता है वायरस, वो ग्रोथ हो जाए, और उसकी ग्रोथ इनफ तभी होती है जब आपको सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स का वेट करें। तब तक आप क्या कर सकते हैं? आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना सकते हैं। आप समझ लीजिए आपके घर का बबल ब्रीच हो गया है, अब एक वो नॉर्मल इन्वायरमेंट जो बाहर है वो हो गया है। आपस में साथ में ना बैठे, 2 गज की दूरी बनाए, घर के अंदर डबल मास्क या N95 मास्क पहनना शुरू कर दें, शील्ड पहनना शुरू कर दें, साथ में खाना ना खाएं, हाथ हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर्स यूज करिए। अच्छा, अब एक अहम सवाल है कि व्हाट इफ अ प्राइमरी केयर गिवर इज पॉजिटिव? ये भी कॉमनली देखा जाता है कि बच्चा नेगेटिव है और मम्मी या फिर पापा पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि हम बच्चे को दादी के पास भेज दें या नाना नानी के पास भेज दें, चाचा के पास भेज दें। प्लीज ऐसा मत करना, ये आपके बच्चे के साइको सोशल वेलबींग को अफेक्ट करता है। अगर आपका बच्चा आपकी क्लोज बबल में रह रहा है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और उसका इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा हो। आप अपने बच्चे की खुद पॉजिटिव होते हुए भी केयर कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करके, जैसे कि N95 पहन के, शील्ड पहन के, उस हाथ धोकर उससे मिले, जब उससे मिल ले उसके बाद हाथ धोए। अगर आप बच्चे के साथ सो रहे हैं तो 2 गज की दूरी बनाकर सोएं। ब्लड टेस्ट का मैं बताऊं तो बच्चों में, क्योंकि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज ही कॉमन है, विच इज 90% ऑफ द टोटल COVID-19 इन चिल्ड्रन,
तो blood test in mild and asymptomatic disease is not recommended. It is only recommended in moderate to severe disease. और moderate to severe disease के बच्चों को वैसे भी घर में नहीं रहना है, उनको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है. क्या ब्लड टेस्ट होने हैं, कब ब्लड टेस्ट होने हैं, ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें. सीटी चेस्ट एक्सरे प्लीज ये खुद से ना कराएं, ना तो इनकी जरूरत होती है माइल्ड डिजीज में, और ना ही आप बच्चे को इतनी तकलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि एक सीटी 300 से 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन देता है. ना आप खुद से कोई एंटीवायरल शुरू करें, ना खुद से कोई स्टेरॉइड शुरू करें. नेक्स्ट, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ योर चाइल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत सारे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पैंडेमिक ने मेंटली एंड साइकोसोशली एक मानसिक तनाव पैदा किया है बच्चों में. बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज के केसेस आ रहे हैं, चाइल्ड डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, बिहेवियर टैंट्रम्स के केसेस आ रहे हैं, टीनेजर्स में डिजिटल एडिक्शन के केसेस आ रहे हैं. क्यों ऐसा हुआ? आप सोचिए, आपने बच्चे की पूरी फ्रीडम ही छीन ली, उनको ऐसे घर में ही सही पर आपने उनको जेल में डाल दिया. उनको पहले हमने बच्चे को बताया कि स्क्रीन मत देखो, फिर हमने उनको डिजिटल लर्निंग पकड़ा दी. डिजिटल लर्निंग की वजह से स्क्रीन एडिक्शन के केसेस बहुत बढ़ गए. बच्चे जो अपने दादू दादी और अपने पीयर्स से जो बिहेवियर जो सीखते हैं, वो शायद माता पिता से वो ना सीखे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में एक लाड़ और प्यार आ जाता है. अनलर्निंग एटिकेट्स, बाथरूम जाना, दरवाजा बंद करना, कपड़ों को सही तरीके से पहनना, सही तरीके से बैठना, ये सारी जो चीजें हैं ये एक अनलर्निंग है. बिकॉज घर में एक एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही कैजुअल होता है, तो बच्चे रूटीन खो देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एटिकेट्स खो देते हैं. नेक्स्ट, तो कैसे ये, वैसे तो हर एक टॉडलर, अडोलेसेंट, टीनेजर्स, इन सब के लिए जो टिप्स हैं पेरेंटिंग वो अलग अलग है, पर क्योंकि समय थोड़ा सा कम है तो मैंने इनको समराइज करने की कोशिश की है सिंपल वर्ड्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप इट पॉजिटिव. अगर कोई बच्चा आपका अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है तो प्लीज प्रेज योर चाइल्ड, appreciate his effort, appreciate his understanding. अपने बच्चे को कोविड-19 से बचा के ना रखें, उसके बारे में बात करिए. हैंड वॉशिंग की इंपॉर्टेंस बताइए, मास्क की इंपॉर्टेंस बताइए, क्यों वो बाहर नहीं जा पा रही उसकी इंपॉर्टेंस बताइए. अगर आप घर में भी हैं तो आप एक रूटीन मेंटेन करिए, सेम टाइम पे उठिए, सही समय पे नहाइए, ब्रेकफास्ट. आप रूटीन फिर भी, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो वो एक रूटीन की इंपॉर्टेंस भूल सकता है, तो आप घर में खुद से ये रूटीन मेंटेन कर सकते हैं. जैसे अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशल बॉन्डिंग टाइम रखिए, उनसे बातें करिए, उनको समझिए, उनका वो क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर बात करिए. योर चाइल्ड माइट सरप्राइज यू. छोटी मोटी हाउस होल्ड एक्टिविटी में आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पिलो कवर लगाना, बेडशीट लगाना, जैसे कि टेबल को वाइप करना. ये छोटी मोटी एक्टिविटीज में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं. बच्चे के साथ बुक्स पढ़िए. Books is the best form of knowledge, not only for kids, also for you. There are so many books on different topics, and you can actually be very interactive when you have a topic to discuss on. जो अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उनके साथ बैठिए, उनका गेम खेलने का तरीका देखिए. You will get a gist of your child's behavior. क्योंकि दादू दादी और अपने फ्रेंड से बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको ज्यादा से ज्यादा बात कराने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करिए, जूम प्लेटफॉर्म का यूज करिए. एक फैमिली एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करिए, जैसे कि पेंटिंग टुगेदर, dancing together, singing together. It will be lot of fun and your children will also feel good. एक स्मॉल मील आप बड़े बच्चे के साथ कुक कर सकते हैं, जैसे कि आप कुकीज बेक कर सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं और केक भी बेक कर सकते हैं.
छोटा मील आप बच्चे के साथ करिए, उसके लिए वो बहुत फन होगा। योगा है, एक्सरसाइज है, आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंगर इज नेवर अ सॉल्यूशन। अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आप उससे एंग्री होने की जगह प्लीज उसे समझाइए कि वो कैसे गलत है और इसका इफेक्ट क्या होता है। बच्चे गलत काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसका कंक्लूजन क्या है। अगर आप इसका कंक्लूजन उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो वो डेफिनेटली उनका बिहेवियर इसमें बेटर होगा। एंड लर्न अ स्किल टुगेदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टू समराइज, बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। अगर आप हेल्दी प्रैक्टिसेस रखेंगे, अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, अगर आप हेल्दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, तो यकीन मानिए, बिलीव मी, आपका बच्चा भी उतना ही हेल्दी रहेगा। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Ruhi. Thank you. Thank you for that detailed presentation that you just gave, and I must say that you have covered almost all the topics. आपने सभी मेजर टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो इजी समझ आ जाए सभी हमारे दर्शकों को, बहुत ही आसान भाषा में सारी बातों को समझा दिया। उसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं। आई हैव बीन फ्लडेड विद क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आई एम श्योर समय कम पड़ जाने वाला है। एक के बाद एक व्हाइल यू वर गिविंग योर प्रेजेंटेशन मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही देख रही थी कि कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। आई एम फ्लडेड एब्सोल्युटली। तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करें, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं, उतावले हैं और कुछ जानना भी चाहते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन अमंगस्ट ऑल ऑफ अस हु विल बी एबल टू आंसर देम। So, with your permission, should we begin these questions, please? Yes, please. Dr. Juhi, ये सवाल आया है कि एक बच्चे का क्या बिहेवियर होता है जब वो कोविड से ग्रसित हो जाता है? पहले शुरुआती लक्षण से पेरेंट्स कैसे पहचाने? What are the initial symptoms? मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में इनिशियल सिम्टम्स बताने की कोशिश की है, लेकिन बड़ों के मुकाबले जब छोटा बच्चा इन्फेक्ट होता है तो सबसे पहले वो अपनी एक्टिविटी कम कर देता है। He will be less active with various activity, with the various chores that he does normally, and fever, stuffy nose, cough, sore throat, ये सब तो होते ही हैं। जी जी जी। जो अगर वैसे अडल्ट और चिल्ड्रन में सिम्टम्स की बात करें तो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो ये अडल्ट को जैसे अफेक्ट करता है वैसे ही बच्चों को अफेक्ट करता है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे अनोस्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, वो 8 साल से छोटे बच्चों में नहीं देखी जाती है। ओके, राइट। एक सवाल आया है हमारे एक व्यूअर का। वो कह रहे हैं कि न्यूज में आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि थर्ड वेव कोई आने वाली है या कहें कि आ सकती है। पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, अभिभावक बहुत ही चिंतित हैं कि ये थर्ड वेव का क्या करना है। और व्हाट डू यू नो अबाउट इट? आई मीन डॉक्टर्स कैसे देखते हैं थर्ड वेव को? कैसा हो सकता है? बिलीव मी जूही, जितना आप डरे हुए हैं उतने डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं थर्ड वेव से। पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो भी एंडेमिक, कोई भी एंडेमिक, वो वेव्स में ही आता है। हर वेव में देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस, देयर इज अ स्पाइक ऑफ केसेस, और इवेंचुअली क्या होता है, वो केसेस कम होते जाते हैं। सेकेंड वेव was worse than first wave because हम अनप्रिपेयर्ड थे। इवेंचुअली होता क्या है कि जैसे जैसे ये वेव्स आती जाती है, एक तो हमारी इम्यूनिटी, उस पॉपुलेशन की इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है, साथ में जो वैक्सीन भी है वो भी इम्यूनिटी देती है। तो ऐसे करके एक कलेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से आने वाली जो वेव्स होती है वो लेसर होती जाती है। बट कोविड में म्यूटेशंस की भी एक्सपेक्टेशंस है। अनलेस कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो डिफरेंट टाइप की डिजीज करे, हम थर्ड वेव से डरना नहीं है। ये कब आएगी और ये कितनी तीव्रता से आएगी इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। हाँ, ये बात सच है,
कि हो सकता है बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करे, कि जैसे कि हमने देखा गया है फर्स्ट वेव में जो सबसे ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी और जो बुजुर्ग थे वो ज्यादा हुए। फिर धीरे धीरे उनमें इम्यूनिटी आ गई, उनमें से काफी ज्यादा वैक्सीनेट हो गए। तो सेकेंड वेव ने नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स को अफेक्ट किया, जैसे कि अडल्ट और बच्चे। अब क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड वेव आने तक हम जो 18 इयर्स से अबव अडल्ट है उनको वैक्सीनेट कर दे, तो बचे हुए नॉन इम्यून इंडिविजुअल्स हैं वो हैं बच्चे, उनको उनमें उनके केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। बट अगर मैं आपको एक आंकड़ों की बात करूं तो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो, भले ही सेकेंड वेव में देयर इज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस बट द प्रपोर्शन रिमेन्स सेम, 3.3% in first wave and 3.3% in second wave. 90% mild and asymptomatic infection in first wave and similar in second wave. Right. तो थर्ड वेव से घबराए नहीं, उनका उपाय करें। हम वैक्सीनेशन से और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से थर्ड वेव से बच सकते हैं। क्यों ऐसा होता है आप मुझसे पूछेंगे, शायद मेरे को पहले भी बताना चाहिए था, क्यों ऐसा होता है कि बच्चे में माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस ही होते हैं और बड़ों में सीवियर निमोनिया और मॉडरेट निमोनिया के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। अगर आप आसपास भी, अगर आप न्यूज भी देखेंगे तो ज्यादा एडमिशंस इन आईसीयू इज ऑफ स्टिल अडल्ट्स, इवन दो वी हैव सीन मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन केसेस इन सेकेंड वेव, बिकॉज एक टेक्निकली एक ACE2 रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन होता है जो एज वाइज बढ़ता है, जो लेटर इन एज आता है, जिससे कोरोना वायरस बाइंड करता है, वो बच्चों में नहीं होता है, उसका एक्सप्रेशन बहुत कम होता है। दूसरा ये कि जो रीजनरेशन होती है, जो रीजनरेशन पावर हमारे बच्चों में होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो जल्दी किसी इंफेक्शन को अपनी बॉडी से निकाल सकती है। तीसरा ये क्रॉस इम्यूनिटी, ड्यू टू देयर एज एक बच्चा बहुत सारे एंटीजेंस, बहुत सारे वायरसेस से ऑलरेडी लड़ रहा होता है, सो दे हैव अ रोबस्ट इम्यूनिटी, they have the capacity to catch an antigen faster and react to it faster and throw out of the body faster. So these are the chief reasons कि क्यों बच्चों में mild और asymptomatic infections होते हैं। But nevertheless सेकेंड वेव में काफी सारी तैयारी नहीं थी, अनप्रिपेयर्डनेस थी, जिसकी वजह से काफी हानाकानी कियास मचा है। तो थर्ड वेव के लिए हम लोग काफी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडियाट्रिक बॉडी ऑफ दिस कंट्री कॉल्ड IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उन्होंने अपना एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया है फॉर IC प्रिपरेशन, फॉर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड मोर डॉक्टर्स। मेरे हॉस्पिटल तैयार है कोविड से थर्ड वेव ऑफ कोविड से लड़ने के लिए। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे अच्छे से तैयारी कर रही है कोविड से लड़ने के लिए। जी जी, सो आई होप दैट थिंग्स गेट बेटर एंड ये थर्ड वेव हमें देखने को ही ना मिले, ये तो ज्यादा हमारे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी खास तौर पे। एक सवाल आ रहा है, बहुत लोगों ने यही सवाल पूछा है कि कैसा खाना बच्चे को दें, और कुछ ऐसा है जो खास तौर पे नहीं देना है, क्योंकि बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं, खास तौर पे जब बीमार होते हैं, मानते नहीं हैं और अपनी पसंद की चीजें मांगते हैं। तो व्हाट इज दैट स्पेशल फूड जो उनको देना है जल्दी रिकवरी के लिए? सबसे पहले तो जो सप्लीमेंट्स है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि कभी कभी बैलेंस डाइट थोड़ी सी थियोरेटिकल हो जाती है। हम बच्चे को हर समय बैलेंस डाइट खिलाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखें। और दूसरा ये है कि काफी सारी जंक फूड्स हैं जो आप घर पे बनाते हैं। मैं एक माँ के नाते बता रही हूँ, मैं अपने घर में खुद से पिज्जा बनाने लगी हूँ। इस पैंडेमिक ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है कुकिंग वाइज। मैं घर में सिर्फ दूध से बनी हुई आइसक्रीम बना देती हूँ। मैं अपने घर में बच्चे को घर का बना हुआ फ्रेश जूस दे देती हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगती है और थोड़ा सा जो रूटीन फूड है उनसे डिफरेंट होती है, लेकिन प्लीज घर पे बनाएं। ओके, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं जो कि हमारे दर्शकों से आया है, क्यों ना मैं डॉक्टर चौकसी से निवेदन करूं कि शायद वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, एंड कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें? I have one clarification, not a question. वही वैक्सीन जो बड़ों को लग रही है वो बच्चों को क्यों नहीं लगा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जैसे मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि वैक्सीन ट्रायल्स अगेंस्ट एनी डिजीज जो शुरू होती है वो फर्स्ट हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में करते हैं, और एक किसी भी वैक्सीनेशन के 3 ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले उन्हें लैबोरेटरी में इन विट्रो ट्राई किया जाता है, फिर वो। तो जो पॉपुलेशन इनिशियली हमने ली वो हमने बच्चे और हाई रिस्क पॉपुलेशन नहीं ली, जैसे कि प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये एक चीफ रीजन है, बिकॉज they were not involved in the randomized controlled trial for these vaccination. That is why we don't have a result for them. मैं ये नहीं बोल सकती कि उनको वैक्सीन लगाएंगे तो वो अलग टाइप से एक्ट करेगी या उनको कोविड हो जाएगा। अभी we don't have a result. That is why we don't have an explanation. But definitely we are hopeful. I am really hopeful. Pfizer and a lot of other BioNTech companies have started their clinical trials in children, और उनका रिजल्ट 2021 में जैसे कि शुरू हुआ है, तो इट टेक्स एटलीस्ट 1 year, तो दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड, एंड hoping, really hoping that we will have a vaccine by the end of this year for the children less than 18 years. Thank So you. far we have to maintain, until then we have to maintain the COVID appropriate behavior. Until then we have to make sure that the rest of the population who can get vaccination should get vaccinated, and probably give the herd immunity to the rest of the non-immune individuals, that is our children. Thank you. So that not only answers one single question जो डॉक्टर ने पूछा है, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें आपके एक ही जवाब में मिल गया है। एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जरूर आपसे पूछना चाहिए। एक हमारे व्यूअर ने लिखा है कि आई हैव 2 months old baby, इज माय वाइफ सेफ टू टेक द वैक्सीन नाउ? Yes, if you have a 2-month-old baby, और इसको अगर मैं बेटर पूछना चाहूँ तो 2 सवाल को एक बार एक साथ में वो कर देती हूँ। वैक्सीनेशन इज नॉट इन्फेक्शन, इट इज एंटीजन, एंड वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले ये बिल्कुल ना सोचिए कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे बच्चे, तो कहीं माँ को इन्फेक्शन हो जाए जो मेरे बच्चे को दे दे, तो ऐसा नहीं है। 100% you can vaccinate, 100% you can get vaccination. Lactating women में recommendation आ गई है for vaccination, but अभी हमारी कंट्री में रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है for अभी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में है, बिकॉज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन इम्यून, जो 18 to 45 एज रेंज है, उनको वैक्सीनेट करें। बहुत जल्दी हम लैक्टेटिंग वुमेन्स में भी शुरू करने वाले हैं। राइट। और दूसरा सवाल मेरा ये है, दूसरा मैं जो एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि एक लैक्टेटिंग वुमेन क्या वैक्सीनेशन ले सकती है? हाँ, वो ले सकती है। वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, वो एंटीबॉडीज डायरेक्टली आपके बच्चे को जा सकते हैं, वो आपके बच्चे को नेचुरल इम्यूनिटी देते हैं, तो इसके फायदे ज्यादा हैं। जी, विनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, विनीता जी प्लीज। First of all, beautiful. You have explained everything in a very simple and a very nice way. I think your message is very clear. I just wanted to ask you, is that you have not touched upon it, is that what do you think that in these circumstances, when you say the vaccination is going to come at the year end, so what do you think in the meantime, how should the parents they should behave, or they should think about it to send their children to school? How do you think, how do you rate, and what are the precautions the parent should be taken, so that, because after all after 6 months or maybe by July, September or something, they should open the schools, right? Because as you said that so many children are getting, that screen ka and all that. So if the schools open, what are the precautions, and what are the things we should keep in mind, so that we go with a free mind and we are not
traumatized by saying, because children go by school buses, children go mingle, they have food, they have water. We cannot put every time, as you said, mask on them, because they sneeze on it, they chabow it, and whatever. So what do you think? Can you throw some light on it? So I'm giving this answer with a very heavy heart. You cannot send your children to school at present. Oh my Not God. in coming 6 months, not until 80 to 90% of the population of this country is vaccinated. Sorry, this could come as a bad news, but you cannot send your children to school, because you cannot expect children to have COVID appropriate behavior all the times. After all, they are kids. They will mingle, they will talk, they will do things together. Yeah. And your child can bring corona to your house and can infect the whole household one by one. So that is why the first wave, there were guidelines released for schools to keep the play areas to be locked, and the chairs and tables to be this much apart, and small groups, because there was smaller population of children that was affected. But now the second wave has taught us that more and more kids are affected, and third wave, we do not know what is going to happen, what mutation are we expecting, we still do not know. So the prevention is the best form of cure right now for the kids, and I do not recommend sending children to school or to even meet their friends at present who are not part of their bubble. Okay. Thank you. Thank you. और इसी से एक और सवाल का भी हमें जवाब मिल गया। एक सवाल आया था किसी पेरेंट का कि बच्चों को खेलने जाने दें या नहीं, क्योंकि बच्चों को घर बैठाना बहुत मुश्किल है। सो वी गॉट द आंसर कि जब वो स्कूल नहीं जा सकते तो शायद खेलने भी अभी जाना उनके लिए सेफ नहीं है। आई थिंक वी शुड टेक अप अ फाइनल क्वेश्चन, और आई थिंक वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन टाइम, तो एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, और ये शायद रेलेवेंट है हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए। What special behavior should be adopted by a diabetic person in COVID? बहुत सारे डायबिटिक लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा परेशान हुए हैं, हमें देखने को मिला है कि ज्यादा उनको तकलीफें हुई हैं। तो एज अ डॉक्टर कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगी, डायबिटिक्स को क्या ज्यादा खास सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि हमारा ये संवेदना कोविड पे जो शुरू हुआ है, ये एपिसोड, आई एम श्योर देयर आर मोर क्लिनिशियंस कमिंग, more adult clinicians coming. I think they will be able to throw better light on this. But as a kid, for a child with diabetes, I will just say that they come under immunocompromised high risk population. Their parents have to be extra careful. Their parents have to maintain a bubble. They cannot have anyone who is coming outside the bubble within the 2 feet distance of the child. Because comorbidity जिन बच्चों में है उनमें कोरोना वायरस सीवियर फॉर्म में हो सकता है, बट पर बच्चों में भी डायबिटीज वाले जो बच्चे मैंने देखे हैं उनमें भी माइल्ड डिजीज ही देखी है मैंने. But in adult, diabetes is a different form altogether, because by the time childhood diabetes goes into adult form, there are a lot of complications also happening. The way the adult body reacts to COVID is different. The way the diabetic adult reacts to COVID is different. So I'm sure adult physician will be able to answer this question, and मैं उम्मीद कर रही हूँ कि soon जैसे मैं आई हूँ वैसे एक adult physician भी आएगा आपके इस चैनल पे. Okay. जैसे ही कि मैंने बोला कि ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, I started getting even more questions requesting कि प्लीज हमारा क्वेश्चन एड्रेस करवा लीजिए, एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं. So can I take 1 or 2 questions if you permit? Of course, no problem. एक क्वेश्चन आया है, if a person is COVID positive, then after how many days one has to take his first vaccine? अगर वो हो जाता है COVID positive, तो वो ठीक होने के कितने दिन बाद फर्स्ट वैक्सीन ले सकते हैं अपनी? ठीक है,
तो अडल्ट, आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं? पहले मैं आपको दोनों चीज बता देती हूँ। अडल्ट, आई थिंक आप अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो it is 90 days, that is 3 months after COVID infection. You can get a COVID vaccine after 3 months. Okay. Okay. लेकिन रूटीन वैक्सीनेशन जो कि बच्चों में मैंने बात भी करी है, वो है 4 weeks. 4 weeks, right. All right, all right. And to end with, after how long do children infected by COVID develop antibodies? Should we go for an antibody test? Is it required? So हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती है वो IgM और IgG होती है। जो IgM होती है वो पहले आती है, IgG जो होती है वो लेटर आती है। IgM एंटीबॉडीज जो मोस्ट कोविड सार्स सीरोलॉजी एंटीबॉडीज है वो IgG डिटेक्ट करती है, एंड इट शुड बी देयर बाय 4th वीक. Is it required? No. I will say no. If your child has developed an infection, he will develop antibodies. You don't need to test it. Okay. Because there is no extra implications of it. डॉक्टर जूही, लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि क्या एक बच्चा एक बार कोविड से प्रभावित हो गया तो क्या वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है? Exactly, I wanted to ask this. तो बिल्कुल इन्फेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज होती है उनका ड्यूरेशन जो होता है वो शॉर्ट लिव देखा गया है, वो 3 to 4 to 5 months ही रहता है, और री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. Okay, okay. There is this question, ये फिर से 2-3 लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि न्यूज में MIS सिंड्रोम की कोई चर्चा हो रही है. MIS सिंड्रोम, इस बीमारी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं तो उसी के मुकाबले MIS के केसेस भी बढ़ गए हैं. MIS एक इन्फेक्शन नहीं है, इट इज अ मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन कोविड. It is basically immune dysregulation, एक hyper inflammatory response है to dying coronavirus. तो उसकी वजह से हर एक कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जमा हो जाते हैं, जो उनको फेलियर की तरफ ले जाते हैं. बट इस डिजीज से भी, दिस इज अ ट्रीटेबल कंडीशन एंड देयर इज अ गुड आउटकम इफ इट इज पिक्ड एट द राइट टाइम. तो आप कब सोचेंगे आपके बच्चे को MIS हो रहा है? अगर आपके बच्चे को पास्ट में, दैट इज 4 weeks पहले या 3 weeks पहले कोरोना हुआ हो और उसके बाद सडनली उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया हो, नॉट रिएक्टिव टू पैरासिटामोल, एंड तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे को MIS हो सकता है. तुरंत ही उसको अस्पताल ले जाइए और लेट द क्लिनिशियन डिसाइड व्हाट इज नीड. Okay, okay. Thank you so much, Dr. Juhi, for sharing with us your valuable time today, for letting us know such important details about this subject, which is very, very important these days. एक बार Dr. Juhi के लिए जोरदार तालियों का साथ हो जाए. She has been really wonderful. Thank you once again for all the time and energy. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने सभी व्यूअर्स का, अपने मैनेजमेंट का, अपने एम्प्लॉयज का, अपने चैनल पार्टनर्स का, सभी का धन्यवाद करें एक बार फिर से, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे श्री अरुण कुमार शुक्ला जी से, अगर वो कुछ कहना चाहें प्लीज आप स्टेज पर आएं और हमारे साथ कुछ अपने विचारों को साझा करें. सर, मे बी प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कम एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. Thank you so much. I do not have any question, but I was really engrossed throughout the conversation. मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा डॉक्टर जूही को. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस आई हैव हर्ड फ्रॉम एनी डॉक्टर्स. काफ़ी यूजफुल अच्छे टिप्स थे. आई होप जो भी ऑडियंस है आज ये प्रोग्राम अटेंड कर रही है, काफ़ी उनको जो भ्रांतियाँ उनके मन में थी, जो भी डाउट्स थे, वो क्लियर हुए होंगे. और जेके लक्ष्मी का हमारा हमेशा यही प्रयास रहा है कि हम जो हमारा एक्सटेंडेड परिवार है, all of us know that we are going through a very difficult phase of our this century, and ऐसे समय में हम कैसे सही जानकारी अपने एक्सटेंडेड परिवार तक पहुंचाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे VCMD श्रीमती विनीता सिंघानिया जी का, डॉक्टर चौकसी जी का,
पीयूष सिंघानिया जी का फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा रहा है। डॉक्टर जूही, once again, lot of compliments to you. All tips were so good that I was fully engrossed, and I am going to kind of follow a lot of tips for my kids. Thank you so much. Thanks everybody. Thank you, Sharon. We thank each of our viewers today for joining us on this virtual platform today, with special thanks to Dr. Shailendra Chokse and Srimati Vinita Singhania. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. Thank you so much for joining us today. दोस्तों, जैसा कि अब हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. As we prepare to conclude, we have a special video in order to bring a smile to everybody's face now. This video has been directed by the multifaceted personality Dr. Juhi, जिनको अभी हम सुन रहे थे, who we know has been a frontline worker for COVID patients. This video, which we will be playing now, serves as an example of enthusiasm, an example of compassion and service of doctors for the society at large. एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं मैनेजमेंट के सभी सदस्यों का, सभी चैनल पार्टनर, सभी डीलर बंधुओं का हम थैंक्स करना चाहते हैं, सभी अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉइज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं. हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और गवर्नमेंट ने जितनी गाइडलाइंस दी हैं उनका कृपया प्लीज 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 जरूर पालन कीजिए. जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड सब मिलकर उन्हें ओबे करते हैं. क्या पता इस महामारी को हराने में हम कामयाब हो जाए और बहुत जल्द. नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच. इट्स टाइम फॉर अस टू प्ले दिस वीडियो. जल्दी ही आपसे मिलेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट दिस अमेजिंग वीडियो डायरेक्टेड बाय डॉक्टर जूही. कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए. ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए. चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में. भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे. टस है ना बस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए. कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए. चक ले